फिर जो दूसरे सब्जेक्ट से उनकी वैल्यू होता है जेंडर में यूएस हिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट परसेंट ज़्यादा होती है तो दोनों बैचेस की कोई साथ इस यूरोपियन के हिस्ट्री 11 से लेकर 16 ये पूरा जो यहाँ से 6-7 बैचेस उनको मिक्स करके फिर ये क्लास की टाइम है तब होपफुली आई थिंक आपके ऑप्शंस की ऑलमोस्ट बाकी खत्म हो गए थे अब बैक टू बैक इसकी क्लासेस होंगी ऐसा नहीं होगा कि आप ये फिर इतना 2 वीक्स तक क्योंकि याद तो आया मैंने उसी वैसे कैंपस वाले टीम के मैनेजर ने इन्फॉर्म कर दिया कि कोशिश करें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब 10 दिसंबर से पहले पास करना चाहिए बाहर से ज़्यादा ना लेगी तो मैं भी 9 बजे भी मैं ले सकता हूँ तो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने सलाह की तो बात की अभी मेन कैंपस में भी एक सेशन स्टार्ट हुआ है उनकी भी 2 लेक्चर होगी तो वो फिर कुछ ट्रेंड्स पास तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ते हैं तो यूरोपियन का एंड में जब वो आपके हो जाते हैं तब जा सकता है और रीजन जो उनकी कंस्ट्रेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो 7-8 बैचेस को मर्ज करके हर बैच एक 2 स्टूडेंट्स हैं वो फोकस करना पड़ता है तो वो फिर एंड फेज की क्लास में होगी और आपके में ये होगा कि बैक टू बैक की क्लास होगी इस यहाँ सेकंड 9 है 9 क्लासेस इन मैक्सिमम 2 वीक्स से पहले 2-3 क्लासेस होंगी वर्किंग डेज में वीकेंड पे क्लासेस होंगी फ्राइडे को ही आपकी क्लास 11 वीकेंड पे फ्राइडे में भी क्लासेस होंगी तो मैक्सिमम 2 वीक्स में 9 क्लासेस जाएंगी तो आप 2 क्लासेस का वो कर रहे हैं इसी को बाकी स्टूडेंट्स करेंगे कंसर्न का चेकिंग का तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मुझे सबमिट करवा दें अगर इवैल्यूएशन से कंसर्न जाने तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको चेक करके डिस्कस करके प्रपोज करूंगा ठीक है असेसमेंट के रिवीजन साइंस है कम्युनिकेट किया तो हम उसका करते हैं तो मूविंग टुवर्ड्स content है so moving towards what we discussed briefly discuss what we covered in the previous lecture, hardly a couple of minutes, and then I move forward. So in the first class we started from French Revolution. The French Revolution is the intellectual reasons the revolution which causes and what it is. And the beginning point was what is out there, what is the reality, what is the reality of existence on the earth. Easy things to do like natural world की क्या दिलाना है फर्स्ट पर्सन what is out there बाहरी क्या है उस बाहरी दुनिया को जानने के लिए नेचुरल वर्ल्ड को जानने के लिए फर्स्ट पर्सन मोर देन नॉलेज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट किसी भी चीज की हकीकत क्या है अगर हकीकत है तो वो हकीकत क्या है ये बेसिक क्वेश्चन था ट्रुथ क्या है ये ऑब्जेक्टिव लॉ दुनिया में जिस तरह है नहीं करती दैट वाज द बिगिनिंग फर्स्ट लाइक ऑन्टोलॉजी और उस दुनिया की हकीकत को ट्रुथ को ऑब्जेक्टिव लॉ को जानने के लिए जो मेथड्स है दैट इज एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म ये दो मेथड्स एक है सेंस एक्सपीरियंस व्हिच टू एक है थ्रू रीजन थ्रू रीजन आई थिंक therefore I am the way we think thinking question के थ्रू we come to know the reality of existence और दूसरे आप सेंसेस के थ्रू जो हम जान पाते हैं दुनिया की हकीकत को या ट्रुथ को या ऑब्जेक्टिव लॉस So empiricism and rationalism in methods के through enlightenment में attempt किया गया to know the truth. Natural sciences के अंदर भी मैंने कहा कि natural sciences में truths objective laws हैं तो ये social sciences में भी possible है. So in social sciences then they talked about उन्होंने research किया कि through scientific methodology observations करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हाइपोथेसिस बिल्ड करके डाटा वेरिफिकेशंस के थ्रू थियरी बिल्डिंग और लॉ मेकिंग की तरफ हम मूव कर सकते हैं and that was positivist philosophy as well positivist philosophy ये कहती है कि absolute truths exist करते हैं natural world के अंदर भी natural sciences के अंदर भी so that was positivism empiricism and rationalism ये positivist methods है to know the truth or to know the reality of existence of something So empiricism and rationalism being methods के थ्रू हम जो ontology के बारे में जानते हैं, truth क्या reality के बारे में जानते हैं. That was the beginning point that we discussed in this lecture. जो कि थोड़ी सा philosophical touch है, लेकिन ये major points हैं किसी भी subject को पढ़ने के, और ये भी further facilitate करेंगे. And the Enlightenment thinkers ने जो है वो focus किया on human beings, rationality of human beings का देखा. उन्होंने ये कहा कि all men are born free and equal and they possess the faculty of reasoning
इंसान अकल रखता है, सब इंसान बराबर है, वो सोच सकता है और इक्वल है. Equality, liberty, and then the fidelity of reasoning. Again, if human beings are rational actors, then they can know the reality of existence if there is a reality of existence. Through empiricism and rationalism. तो कांट ने कहा जी pure reason. It was a synthesis of empiricism and rationalism. जो कांट की pure reason है वो है synthesis of empiricism का rationalism का. Fusion of rationalism and empiricism, that is pure reason of Immanuel Kant. इस सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू वो हमारे ब्रेन पे जा दिया. ब्रेन फिर उसको बाइनरीज हैं हमारे दिमाग के अंदर और वो फिर उसको अलग अलग करके हमें रिप्रेजेंटेशंस जो है किसी भी चीज की उसको हम कर पाते हैं. That was Immanuel Kant. It was a merger, fusion of rationalism and empiricism, the pure reason of Immanuel Kant. So all men are born free and equal and they possess the fidelity of reasoning and we can know the reality of existence through empiricism and rationalism. But Kant point was through pure reason we come to know about the reality of something. So that was the beginning point of philosophy that we discussed. And then what Enlightenment thinkers did? They challenged the existing political, economic, social and religious rules and practices and institutions of that time. So that was the major thing that Enlightenment did. उस दौर के जो हालात थे, उस वक्त का जो सियासी निज़ाम था, जो समाजी निज़ाम था, सोशल सिस्टम था, जो माशी निज़ाम था, जो मजहबी निज़ाम था, उसको उन्होंने चैलेंज किया. उन कवानीन को, उन प्रैक्टिसेस को, उन इंस्टीट्यूशंस को, चाहे सियासी इदारे हों, सब माशी इंस्टीट्यूशंस हों या सोशल इंस्टीट्यूशंस हों, they challenged those institutions. जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो डेविड ह्यूम was the major prominent thinker among them who challenged the religion. Voltaire thinker in a sense of economics. Adam Smith was there, he challenged the mercantile school of thought. Politically it was Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Post वक्त के जो सियासी निज़ाम था उसको challenge किया. They challenged the divine right theory, they said it, and they said it's the people who are source of power, the popular sovereignty. लोग हैं source of power. जब लोग हैं सोर्स ऑफ पावर, फिर लोग अपनी कॉन्सेंट के थ्रू अपनी मर्जी से अपने में से ही चंद लोगों को अपना नुमाइंदा बना के कुछ के कॉन्टेक्स्ट में, हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बादशाह की फेवरेट वन गाय, a strong legality and a strong king. Locke, a few. Rousseau, republic. So he was in favor of republic. So सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हॉब्स, लॉक, रूसो के, उसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको भेजी हैं, वो बुक के अंदर जो भी आपको उसको कर दिया, तो सारा उसने कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको समझाया. So they challenged the order, the political, economic, social, religious orders of that period. तो thinkers हैं कि वॉल्टेयर ने क्या किया, हॉब्स ने, लॉक ने क्या किया, इकोनॉमिक्स के सेंस में कौन थे, रिलीजियस सेंस में मेजर थिंकर्स कौन से. तो जब आपने आउटलाइन बनाई तो फिर आपने कहा कि डेविड ह्यूम ने इसमें ये कहा, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ की, तो ये फिर आपने प्रेजेंट किया. उसको पता हो कि आपने ह्यूम मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉ की बुक आइडिया है, इमैनुअल कांट ने क्या कहा, उसकी ऐसे कैटेगरी क्या था, व्हाट इज एनलाइटनमेंट. तो ये आपने उसको एग्जामिनर को ये आपने शो करवाना है कि यू नो कि व्हाट आर द मेजर आर्गुमेंट्स. अब सिंगल किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर किसी को ये है कि ये मुश्किल लग रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि 20 नंबर प्योर रीजन के ऊपर वो आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन. प्योर रीजन 20 नंबर का तो वो पूछेगा फिलॉसफी में या पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकते हैं. वॉल्टेयर के ऊपर 20 नंबर का या मॉन्टेस्क्यू वॉल्टेयर के ऊपर 20 नंबर का वो वहां पे पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के ऊपर वो पूछेगा. यूरोपियन में ऐसा नहीं आएगा. ऐसा नहीं आएगा ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे, ऐसा कभी नहीं होगा. यहाँ पे जनरल क्वेश्चन कि ओवरऑल फिलोसोफर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, उनके क्या नजरिया थे, उसकी वजह से उस वक्त के निज़ाम को उन्होंने कैसे चैलेंज किया. एक जनरल क्वेश्चन आएगा जिसमें वो ये कह देगा कि समटाइम्स वो ये कह देता है कि फ्रेंच फिलोसोफर्स के इन्फ्लुएंस को डिस्कस करें, उनके आइडियाज को डिस्कस करें कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रांस के अंदर इंकलाब को लाने के. तो यहाँ पर हम स्टार्ट में मैकियावेली से लेंगे या एनलाइटमेंट में जो चैलेंज करते हैं चले तो वो चल. मैकियावेली वैसे नॉर्मली आप उसको कोट कर सकते. मैकियावेली रेनेसांस के इरा के अंदर, इटली के अंदर थे, वहां पे है. तो अगर रेनेसांस की अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप एक रेफरेंस मैकियावेली का दे सकते हैं. इनलाइटमेंट थिंकर्स में मैकियावेली वैसे नहीं आते. इंग्लिश इनलाइटमेंट को तो 1680s में आ गई और न्यूटन टाइम पीरियड, लॉक, और फिर फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच इनलाइटमेंट की मोस्टली बात की जाती है. तो ही वाज लाइक
मैकियावेली बहुत पुराने थे, लेकिन आप कहीं उसको कोट कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर लिंक करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर उसका क्या आर्गुमेंट था, प्रिंस अगर होना चाहिए तो फिर उसने क्या कहा, इस तरह आप लिंक कर सकते हैं उसके साथ। एक ओवरऑल जर्नल यही क्वेश्चन आएगा जो हमने कर लिया, होपफुली इसमें डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो सारी हमारी कवर हो गई है और क्वेश्चन की नेचर भी आपको समझ आ जाएगी। आपने पिछले 20-25 साल के पेपर्स देखे हो तो मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल रीजन पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कवर हमने नहीं किया। और कॉजेस में ऑलमोस्ट 3 घंटों में हमने एक कॉज के ऊपर 3 घंटे लगा दिए, क्योंकि ये फिर आगे बेस है, इससे हम नेक्स्ट जो मेजर आइडियाज है लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, वो सब यहीं से फिर इसकी ओरिजिन्स को यहीं पे है, तो वहां से वो फर्दर कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। क्या ये क्वेश्चन है? सर ये बताइए पॉजिटिविज्म और साइंटिफिक मेथड में क्या फ़र्क है? कहीं पे हम साइंटिफिक मेथड देखते हैं, कहीं पे पॉजिटिविस्ट मेथड देखते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? पॉजिटिविस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपने उसकी तरफ जाते हैं। मेजॉरिटी पॉजिटिविस्ट थिंकर्स कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड को परस्यू करना चाहिए। पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर है। सोशल साइंसेस के अंदर पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की बात की जाती है। पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स ने नेचुरल साइंसेस की जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है उसको ऑप्ट करने की बात की। पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि ट्रुथ एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में और सोशल अफेयर्स के अंदर भी। और अगर हम नेचुरल साइंसेस के अंदर साइंटिफिक लॉज, ऑब्जेक्टिव लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो सोशल साइंसेस में भी ऑब्जेक्टिव लॉज एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल की नहीं गिफ्ट ये बात एग्जांपल्स में आ नहीं जाएगी। हॉब्स सोशल साइंटिस्ट थिंकर था, वो कहता था कि उससे जब पूछा क्या कि ह्यूमन नेचर क्या है, व्हाट इज ह्यूमन नेचर, उसने कहा कि ह्यूमन नेचर वायलेंट, सेल्फिश, ब्रूटिश, इगोइस्टिक, सेल्फिश, ये इंसानी फितरत है और ये ट्रूथ है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ये आप बदलेगा नहीं, ये ट्रूथ है, ये ऑब्जेक्टिव लॉ है। इसके ऊपर अब हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मूव करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस से आया कि आप स्टूडेंट हैं तो जब ऑप्शंस में ऑप्ट किया तो हाइंस मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक प्रिंसिपल है जिसमें किसी को अगर वो याद हो कि पॉलिटिक्स के लाइक नेशनल साइंसेस अपने ऑब्जेक्टिव लॉज हैं और उस ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू हमें मूव करना चाहिए, आगे फर्दर लॉ मेकिंग करना चाहिए। सो हाइंस मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल का एक फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। अगर किसी के पास गूगल है चेक करें इसका कोड क्या है, वो क्या स्टेटमेंट है। सो पॉलिटिक्स लाइक फिजिक्स उसके अपने नेचुरल लॉज हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स हैं सोशल साइंसेस के अंदर वो फिर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को ऑप्ट करने की बात करते हैं कि जैसे साइंसेस में हम ऑब्जेक्टिव लॉज दरियाफ्त कर सकते हैं, ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं, तो सोशल साइंसेस में भी ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव लॉज को दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी परस्यू करनी चाहिए। और फिर वो मेथोडोलॉजी क्या है? वो मेथोडोलॉजी है एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, कि हम रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के मेथड्स के थ्रू रियलिटी को जान सकते हैं। और फिर उसको कैसे किया जाता है, उस रियलिटी की हकीकत को कैसे जानते हैं, उसमें फिर डिडक्शन के थ्रू या इंडक्शन के थ्रू उसको किया जाता है। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे, डिडक्शंस करेंगे, ये इंडक्शंस करेंगे। एम्पिरिसिज्म इंडक्शन के थ्रू, यानी आपने किसी चीज की हकीकत जानी है तो सेंसेस के थ्रू, इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आप उस चीज की हकीकत के बारे में जानते हैं। और डिडक्शन में ऑलरेडी थ्योरीज हैं, आप उसी को फर्दर वहीं से उसको इन्फर करेंगे। तो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या ट्रूथ को जान सकते हैं। तो फिर पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को ऑप्ट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस साइंसेस में ट्रूथ पॉसिबल है, नेचुरल साइंसेस में भी पॉसिबल है। सर तो ये सोशल साइंसेस वाले जो सोशल साइंटिस्ट हैं तो उनको ये नाम दिया गया कि ये पॉजिटिविस्ट हैं, वरना मेथड तो एक ही है। तो पहले था कि वो जो हम साइंटिस्ट कहते हैं पहले इनको नेचुरल फिलोसोफर्स कहा दिया जाता था। नेचुरल सोशल जो नेचुरल साइंसेस हैं तो इनको फिलोसोफर्स कहा जाता था, नेचुरल फिलोसोफर्स। और फिर ये सोशल साइंसेस के फिलोसोफर्स हैं। तो सोशल साइंसेस के अंदर जो है वैसे तो पॉजिटिविज्म जो है वो साइंसेस के अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल साइंसेस की जो नेचुरल साइंसेस की जो बात है कि दुनिया में हकीकत है, एक यूनिवर्स है, फिक्स्ड यूनिवर्स है, उसमें रैशनल नेचुरल लॉज एग्जिस्ट करते हैं। ये अब साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, नेचुरल फिलोसोफर्स भी कह रहे हैं। इन्हीं की बात को फिर सोशल साइंटिस्ट ने भी बिल्ड कि हाँ दुनिया में हकीकत एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स है, उसको उसका एक मैकेनिज्म है, उसके नेचुरल लॉज है, उन्हीं के थ्रू वो रेगुलेट हो। तो जो नेचुरल साइंटिस्ट बात कर रहे थे सोशल साइंटिस्ट के अंदर भी फिर यही बात देखी। हॉब्स जैसे रैशनलिस्ट थिंकर था,
Locke empiricist thinker था, David Hume Scottish philosopher, he was empiricist thinker. तो ये फिर empiricist थे या कुछ rationalist थे, René Descartes was a rationalist thinker. तो फिर इनके थ्रू ये सारी बातें, तो ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली हैं, तो कोशिश करें कि आप रिवाइज में आप जल्दी जल्दी साथ साथ करते हैं। पहले 3 कंटेंट मस्ट तैयार करें साथ साथ, फिर वो आपको फर्दर फैसिलिटेट करते हैं। So in first lecture we covered the intellectual reasons, the causes of revolution के अंदर just एक पॉइंट था कि intellectual causes क्या है। आप 20-25 साल के जो मर्सी पेपर्स उठा लें, BMS के बलोचिस्तान जो भी है, मेरे नहीं ख्याल में कि आपके पास उसके रिलेटेड डाटा नहीं है कि आप 5 साल बलोचिस्तान लिख सकते हैं, इजीली मैनेज हो सकता है। जो मर्सी स्टेटमेंट डाटा है आपके पास, जो क्वेश्चन को आपने कैसे इंटरप्रेट करना वो थोड़ा सा कहीं कुछ पेपर मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक वो इतना होना चाहिए कि आप उसको इजीली मैनेज करें। Last 2 years में फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आया, 16, 17, 18, 19 and 20 क्वेश्चन आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 21-22 में नहीं आया, 21 नहीं 20 और 21 में नहीं आया, यानी 22 में अभी हुआ है, कुछ ऐसा मैंने वो लेट किया है। लास्ट 2 years में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्वेश्चन नहीं आया, उसे पिछले प्रीवियसली हर साल आया। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप नेपोलियन को छोड़ेगा क्वेश्चन दोबारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आएगा, particularly जो कमिंग मंथ्स में भी होने जा रहे हैं, और उसमें इंटेलेक्चुअल रीजंस भी होगा, काफी चांसेस होते हैं। जी बस सर ये 2017 का जो पेपर था तो उसमें कंपैरिजन दिया होता है कि जो फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं वो रेवोल्यूशन को अपोज करते हैं, रेवोल्यूशन के आइडिया को, इस तरह से कि रेवोल्यूशन वाज इनडायरेक्ट एंड रिमोट। The philosopher did not preach revolution, rather they undermined the faith of people in the order of। हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सर ये थोड़ा सा हाँ ये मुश्किल नहीं है, वो इतना मुश्किल नहीं, मुझे ये मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस करना था इसको, लेकिन अभी भी हमने इसको किया। 2017 का पेपर इसमें क्वेश्चन आया कि the connection between the ideas of French philosophers, जो ख्यालात के फ्रेंच फिलोसोफर्स के जो हमने सारे पढ़ लिए ओवरऑल, and the revolution was indirect and remote। revolution किसको कहते हैं? change, abrupt change and a violent change, abrupt change and violent change, violence भी उसमें होता है। revolution is normally associated with violence, evolution gradual change और violence नहीं होता। तो जितने भी हमने फ्रेंच फिलोसोफर्स पढ़े, आई थिंक किसी ने भी वायलेंस की बात नहीं की। यस तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उस वक्त का जो निजाम था उसको चैलेंज किया था। यही मैंने आज भी वो जो थीम लाइन है वही बताया कि एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स ने क्या किया, वो जो दौर था, वो जो टाइम पीरियड था, वो जो एरा था, उस दौर के सियासी, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम को चैलेंज किया, रूल्स को चैलेंज किया, इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया, लोगों का जो फेथ था उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो खत्म हुआ। और वो जो पहली लाइन थी स्लाइड्स के अंदर, वो बेसिकली पहली लाइन ही यही है। अगर हम उसको देखें ना हेडिंग, ये देखें फर्स्ट, ये पहली स्लाइड है, पहली लाइन ही यही है। Enlightenment discourse made people think critically। कि Enlightenment के दौर के ख्यालात के लोगों के सोचने की अंदाज को उसने बदल दिया। And they challenged the existing order of that time period, चाहे religious order हो, political order हो, economic order हो, social order हो। लेकिन ये किसी भी फिलोसोफर ने आई थिंक नहीं कहा मार्क्स की तरह के रेवोल्यूशन जो है वायलेंट चेंज को नहीं किया। क्या इन्होंने किया, उस वक्त के जो उस एरा के जो इंस्टीट्यूशन से, रूल्स से, प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, उसको चैलेंज किया। और लोग उस निजाम के खिलाफ जो है वो सोचेंगे और उसको फिर चैलेंज करेंगे, तो रेवोल्यूशन बढ़ेगा एंड चेंज बढ़ेगा। तो ये उसने भी नेक्स्ट लाइन यही किया, the philosophers didn't preach revolution, the philosophers didn't preach revolution। किसी ने नहीं कहा कि इनकलाब ले आओ, जो वायलेंस करो, bloodshed हो, rather they undermine the faith of the people in the old order। जो order का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए, यानी उस दौर का जो निजाम था, चाहे वो order means political order, economic order, social order, religious order। हाँ, जब पॉलिटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो मेरी स्टेट्स उसमें पड़ जाते हैं। वैसे तो ऑर्डर, यानी सियासी हम ऑर्डर की बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। हमने ऑर्डर की डेफिनेशन तो दी, ऑर्डर मींस रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर हैं। इनको उन्होंने क्या किया, ऑर्डर में रूल्स, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस, इस
पूरे निज़ाम को इन ख्यालात यूनाइटेड किया जाता है चैलेंज किया। पॉलिटिकल ऑर्डर वाज व्हाट? द किंग इज द किंग बिकॉज़ गॉड मेड हिम द किंग। डिवाइन राइट थी। तो यूनाइटेड फिलोसोफर्स ने कहा नो 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 नो, द किंग इज द किंग नॉट बिकॉज़ गॉड मेड हिम द किंग, बट इट्स द पीपल हु आर सोर्स ऑफ पावर, पॉपुलर सोवरेनिटी। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। एंड ऑल्टरनेटिव वाज पॉपुलर सोवरेनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेंट थी। इसी तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर, व्हाट वाज द मेजर स्कूल ऑफ थॉट? मैकेनिकल स्कूल ऑफ थॉट। दे चैलेंज्ड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दैट टाइम। वैसे भी ऑर्डर को चैलेंज किया। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जो प्रैक्टिसेस थी उसको चैलेंज किया। दिस इज हाउ दे डिड दैट। और ऑब्वियसली आई थिंक अभी तो हमने आइडियाज देखे रेवोल्यूशन के साथ कैसे नहीं किया, तो अभी विल डू दैट एज वेल। ये तीन क्वेश्चन है हम सारे ही कहीं ना कहीं उसको डिस्कस करता चला जाऊंगा। बस आप उसको क्लिक करना, कहीं बोर नहीं होना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च था, मुझे एक रिसर्च पेपर था इसी पर के मतलब जो रूसो था वो रॉबेस्पियरी की जो मतलब जो रॉबेस्पियरी कर रहा था हिस्ट्री ऑफ पेरेंट्स उसको उसने लीड किया था। तो मोस्टली जो है ना वो जाहिर सी बात है वो फॉलोवर था रूसो का। तो रूसो तो उस चीज़ को नहीं वो कर रहा था कि मतलब आपने मारना नहीं है, मतलब वायलेंस नहीं करनी, लेकिन रॉबेस्पियरी वही कर रहा था। तो कंपैरिजन उसमें जो था उस रिसर्च में कंपैरिजन रूसो का और रॉबेस्पियरी का किया हुआ था इन दोनों में, मतलब इस सवाल को लेकर। हाँ, उसमें ये है कि रॉबेस्पियर रेन ऑफ टेरर में आ रहा है। अभी हम जैकोबिन ने रेन ऑफ टेरर, आज हम इसको एंड कर रहे हैं, वहां तक आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो रेन ऑफ टेरर थी उसमें जो फ्रेंच हुकूमत थी वो लोगों की बात कर रही थी। फ्रांस वुड बिकम अ रिपब्लिक एंड रोसो ने किस पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ सिस्टम को बैक किया था? रिपब्लिक। और फिर रिपब्लिक में रियासत जो थी वो रिसोर्सेज को टेक ओवर करेगी, द विल ऑफ द पीपल, जो वो सारी चीजें होंगी, जिसको आज हम लिंक करेंगे। पॉलिटिकली हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से कैसे मूव करता है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फाइनली टुवर्ड्स रिपब्लिक। और यहीं पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाएंगे लिबरलिज्म, सोशलिज्म के भी और रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट, ये आज साथ ये भी सारे सब उस पॉलिटिकल साइंस में ये भी हम सारे एंगल्स कवर करेंगे। तो वो कर लेंगे आज इंशाल्लाह। So this is what we discuss in Enlightenment. Example factors to guide England and American colonies were the key example factors. जहाँ तक हो गया. Next is the economic. Again, this question has been asked in previous years. Question that maybe had previous years पे आने वाले कुछ नहीं है। ये question आया, the French Revolution was precipitated by economic factors and the train which had been made by finances. क्या financial economic reasons है revolution के? पहले हमने economic किया, sorry intellectually किया, और आज हम बाकी जो causes हैं उनको करेंगे complete. So these are the various एक outline से मैंने इसको draw किया, I'll explain each points one में मैं एक एक करके मैं सारे points explain करता जाता हूँ। ये अभी मैं read नहीं कर रहा इसको। So moving towards economic reasons. Before we move towards economic reasons, we need to understand the French society. इस तरह का मुल्क था, माशरा कैसा था फ्रांस का, और फिर हम उसके अंदर उनके जो माशी economic problems हैं उसको discuss करेंगे. So before revolution, France was known as ancient regime. इंकलाब से पहले it was an ancient regime. और उसमें फ्रांस का जो माशरा था तीन तबकात में बटा हुआ था. French society was divided into three classes, three estates. तीन तबकात में बटा हुआ था. The first estate was clergy. The first estate clergy to have I think 1% population की clergy. French माशरे का 1% जो तबका था आबादी का वो clergy पे consist करता था. और clergy own करती थी 10 to 15% of land. Almost 10%, more than 10% इनके पास ज़मीन. 10% land, 1% तबका है, 10% land है. ये taxes नहीं दिया करते थे हुकूमत को, बल्कि इनके पास privileges थी, ये टैक्स लिया करते थे। टिप्स की कैटेगरी ऑफ टैक्स है 10% जो है दिया करते थे। फिर बर्ड्स को, डेथ्स को, मैरिजेस की सेरेमनीज जो कंडक्ट किया करते थे, इनको ये क्या ये जो है प्रैक्टिसेस जो थी ये इनकी पावर्स थी। चर्च जो है वो इसके अंदर प्रीस्ट कैथलिक चर्च के जो लोग वो शामिल थे। तो एक जो तबका था फर्स्ट ईस्टेट क्लर्जी, और क्लर्जी कंसिस्टेड ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स, इस पे कंसिस्ट करती थी। और ये उनकी कुछ फंक्शंस थे जो परफॉर्म करते थे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। 1% ओनली मोर देन 10% ऑफ लैंड, एंड देन कुछ perks and privileges थी कि ये टैक्स लिया करते थे, दे दिया नहीं करते। सेकंड इज स्टेट नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी पे कंसिस्ट करती थी। ये भी टैक्स पेइंग नहीं थे, ये भी टैक्स नहीं दिया करते थे, बल्कि ये भी टैक्स लिया करते थे। इनके पास भी perks and privileges थी, ये भी टैक्स लिया करते थे।
and they consist of 2 to 3% population. कुछ books में different है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, 2 to 3% of population पे जो clergy nobility consist करती थी, and they own more than 30% of the land. 30% clergy के पास है, 10% है, तो 40% land कितने परसेंट आबादी के पास है? 3% population. 3% आबादी है, 3% आबादी के पास 40% से ज़्यादा ज़मीन है फ्रांस. 3% clergy, first estate, पहला तबका, second estate, nobility, aristocracy. Hardly 3% of the population was owning more than 40% of the land during that time period, before the revolution time period. तो 3% तबका 40% से ज़्यादा फ्रांस की जो ज़मीन थी, जो लैंड थी, वो उनके कंट्रोल में थी. वो ये टैक्स नहीं दिया करते थे, बल्कि ये टैक्स दिया करते थे. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो हमें नजर आ रही है, रिसोर्स कंसंट्रेशन नजर आ रही है. 3% तबका जो है वो 40% रिसोर्सेज लैंड के पास है. और फिर फ्रांस के अंदर टैक्स कॉमर्स पे नहीं हुआ करता था. ट्रेड जब की जाती थी उस पे सर्कुलेशन ऑफ मनी, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता. लैंड के ऊपर ज़राअत जो काश्तकारी की जाएगी, लैंड के ऊपर टैक्स दिया करती थी रियासत. तो 40% से ज़्यादा ज़मीन तो 3% तबके के पास है और वो टैक्स नहीं देगी. तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई. तो ये सेकंड क्लास, ये थी सेकंड तबका. देन थर्ड स्टेट. अब थर्ड स्टेट जो है, तीसरा जो तबका है, इसमें पेजेंट्स हैं, दी पुअर हैं, फार्मर्स हैं, बूर्जुआ, वेल्दी बूर्जुआ, पैटी बूर्जुआ क्लास में. यानी जो थर्ड स्टेट है, नॉर्मली हम इसको इसमें वेल्दी तबका या मिडिल क्लास देख लेते हैं, लेकिन इसमें अपर मिडिल क्लास भी है. थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीब या फार्मर्स नहीं, इसमें मर्चेंट क्लास भी थी, दुकानदार भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, लॉयर्स भी थे, जो मिडिल क्लास आप उसको कह सकते. लेकिन ये नोबिलिटी से नहीं थे, ये क्लर्जी से नहीं थे, ये रॉयल्टी नहीं थी इसके अंदर. लेकिन इसमें मर्चेंट यानी कि मिडिल क्लास का अपर क्लास भी था. मिडिल क्लास की भी 3 क्लासेस में थे, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. तो वो जो मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का जो अपर क्लास है, वो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट. और यही भी बेसिकली रेवोल्यूशन को लीड करेंगे. वो जो मिडिल क्लास के अपर क्लास है, वो लीड करेंगे इस इंकलाब को. द पुअर एंड द फार्मर्स वुड side with them, and then they were bringing a revolution. And 97% population. The majority of the population was in third state. So 97% के पास resources जो हैं वो कम है, वो ये टैक्स पेइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी. और फ्रांस के ढेर सारे हिस्टोरियन से लिखते हैं कि इंकलाब की रीजन ये थी कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, they were dissatisfied the way France was being governed. तरह से गवर्न किया जा रहा था उसे यहाँ पे. टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई. और हार्डली कुछ साल पहले हम अमेरिका में देख चुके थे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब अमेरिका वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, जब वो वहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर रहे थे, तो वहाँ के लोग क्या रहे थे, टैक्सेशन कम्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. कि आप हमसे टैक्स ले रहे हैं तो फिर हमें पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाए, हमें पॉलिटिकल जो पावर है, पॉलिटिकल पावर वो भी दी जाए. और वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स उनको ताकत नहीं देंगे, they would revolt against the British Empire, and then America would be going for declaration of independence announce करेंगे, revolutionary wars के थ्रू अपनी नई रियासत इंडिपेंडेंट स्टेट अनाउंस करेंगे. यही उनका स्लोगन था. तो अब ये चीजें पहले हो चुकी हैं, अब ये भी यही करेंगे, बिकॉज देन वो एक एग्जांपल फैक्टर भी बनेगा फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों के लिए. इफ स्टेट हमसे टैक्सेशन ले रही है, तो फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ज़्यादा है, क्योंकि उनको नहीं दी गई. तो इस तरह के यहाँ प्रॉब्लम्स थे. तो French society was divided into 3 classes, 3 states. First state, second state nobility, and third state. The third state, 97%. तो ये कुछ economic concentration of resources हमने देख लिया कि इनके हाथ में है. And then the first point related to economic problem is problem of affluence, problem of prosperity. यानी कि ऐसा नहीं था कि फ्रांस उस वक्त बहुत गरीब मुल्क हो, प्रॉस्परस मुल्क था. और 18 जब हम सेंचुरी की बात करते हैं 1700 ऑनवर्ड्स, उस वक्त के जब हम यूरोप की या दुनिया की ग्रेट पावर्स की बात करते हैं, तो ग्रेट पावर्स वर ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस. ब्रिटेन एंड फ्रांस वर द 2 ग्रेट पावर्स ऑफ दैट टाइम पीरियड. तो ग्रेट पावर्स तो गरीब मुल्क को नहीं मान सकता ग्रेट पावर. ऐसा नहीं था कि फ्रांस बहुत गरीब था, वो बहुत ही बुरे हालात थे फ्रांस के. फ्रेंच सोसाइटी relatively they were performing well.
97% है उसका जो मर्चेंट क्लास है, उसका जो मिडिल क्लास है, particularly वो इकोनॉमिकली वेल परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉमर्स में भी वो परफॉर्मिंग वेल। ऐसा नहीं था कि फ्रांस के अंदर बहुत गुर्बत थी, अगर तो फ्रांस को अगर हम कंपैरिजन करें उस वक्त विद ऑस्ट्रो-हंगेरियंस, विद रशियंस, तो दे वर डूइंग रिलेटिवली वेल। तो इकोनॉमिकली पर्टिकुलरली वो थर्ड स्टेट का जो मिडिल क्लास थी, दे वर डूइंग वेल। और जब वो इकोनॉमिकली बेहतर परफॉर्म कर रहे थे तो अवेयरनेस लेवल इंक्रीज होंगे एंड देन दे वुड डिमांड कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी इंक्रीज की जाए। वो रिलेटिव डेप्रिवेशन का जो इश्यूज है वो आएंगे और फ्रांस को बेहतर अंदाज में कवर नहीं किया जा रहा था। दैट वाज द मेजर इशू। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है कि क्या प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस क्या था, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या था, कि गैप था, डिस्क्रिपेंसी थी बिटवीन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमिकली पावरफुल पार्ट ऑफ सोसाइटी। सियासी तौर पे ताकतवर तबका था फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये सियासी तौर पे ताकतवर दो तबकात थे, लेकिन इकोनॉमिकली ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, टैक्स तो देते नहीं थे, दे वर ओनली मोर देन 40% ऑफ द लैंड। और जो सियासी तौर पे हुकूमत को टैक्सेस दे रहा है, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको सियासी तौर पे उनके पास इख्तियार आ गए। तो डिस्कनेक्शन था फ्रांस के अंदर तबकात के दरमियान, टैक्स पेइंग और नॉन टैक्स पेइंग तबकात के दरमियान गैप था। जो टैक्स पे कर रहे हैं सियासी हुकूक नहीं है, जो टैक्स नहीं पे कर रहे पॉलिटिकली वो जो ई स्टेट्स थी, वो जो तबकात थे वो ताकतवर तबकात थे। और पर्टिकुलरली जब थर्ड स्टेट का जो मिडिल क्लास है वो इकोनॉमिकली बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो वो इट गॉट स्ट्रेंथेंड। और अब वो फिर इनलाइटनमेंट के ख्यालात जब बढ़ लेंगे तो फिर वो इनलाइटनमेंट के ख्यालात लोगों के सोचने के अंदाज को जब बदलेगा तो फिर वो कहेंगे कि हुकूमत ऐसे चलानी चाहिए, ऐसे नहीं चलानी चाहिए जैसे फ्रांस को बन किया था। और पर्टिकुलरली अगर हुकूमत कमजोर है, वीक गवर्नमेंट है, हुकूमत राइट टाइम पे राइट यूज ऑफ फोर्स नहीं करती, देन रेवोल्यूशन आएगा। वीक गवर्नमेंट अगर वो यूज फोर्स नहीं करती तो इनकलाब जो है नहीं आता। नॉर्थ कोरिया में इनकलाब नहीं आता, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आता, इजिप्ट वगैरह में मिलिट्री डिक्टेटरशिप करती इनकलाब नहीं आता, बिकॉज़ राइट टाइम पे एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो वक्त राइट यूज ऑफ फोर्स करते तो वहां इनकलाब नहीं आता। जहां भी हुकूमतें कमजोर होती हैं वहां भी रेवोल्यूशन जो है वो ट्रिगर करते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट यूज ऑफ फोर्स नहीं करेगी, जब लोग रिवोल्ट करेंगे एंड देन प्रोस्पेरिटी क्या करेंगे, वो डिस्टेबलाइज कर देंगे रियासत को, हुकूमत को, एंड देन दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट दिस डिस्ट्रक्शन। सो प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे फ्रांस के अंदर। ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में फ्रांस को डिवाइड किया गया। शहरों में वेरी कैपिटेशन होते रहते थे, यूनिफाइड मार्केट नहीं थी, इंटरनल टैरिफ, एक शहर से दूसरे शहर को चीज बेचनी है खरीदनी है तो टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो टैरिफ हम एक्सटर्नल गुड्स की बड़ी इंटरनल टैरिफ की हुआ करते थे फ्रांस में। फिर टैक्स के ऑफिसेस हुकूमत ने दे दी, एफबीआर या इंडियन रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है बाईचांस, और फ्रांस के जो इकोनॉमिक टैक्स कलेक्शन के ऑफिसेस थे वो हुकूमत ने भेज दी। हुकूमत उसको साल के लिए रेंट आउट करती थी, उनसे कुछ परसेंटेज डिटरमिन करके वो पैसे ले देती थी, वो खुद ही टैक्स दिया करते थे। तो सेल्स ऑफ टैक्स ऑफिसेस एंड रॉयल वीकनेस, रॉयल पुसिलैनिटी जो थी दैट वाज रिस्पांसिबल, और जो रॉयल एक्सट्रावेगेंस थी, जो इन्होंने खर्चे बहुत ज्यादा किए, वेस्टर्न जो की एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जो था फ्रेंच नोबिलिटी का, फ्रेंच मोनार्की का, वो रीजन बनेंगे इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एग्रावेट करने में, वर्सन करने के अंदर, इनसे इनके जो माशी हालात हैं और खराब होना शुरू हो जाएंगे। सर ये सेल्स ऑफ ऑफिस क्या है? जो सरकारी टैक्स करने के इदारे थे हुकूमत ने वो आगे रेंट आउट कर दिया करती थी। किसी भी प्राइवेट कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को साल के लिए आपने वो बेच दिया, वो महकमा जो है या जो कंपनी है वो टैक्स लेगी, हुकूमत उनसे कुछ शेयर डिटरमाइन कर, प्राइवेटाइजेशन जैसी होती है सर। कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने ऑप्शन, जैसे भाई साहब एफबीआर है, तो हमारी रियासत क्या करे, एफबीआर को कहे कि तो उसको किसी और कंपनी को, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कहे कि वो एफबीआर की बजाय अगले साल पूरा टैक्स इकट्ठा करे, और उनके साथ डिटरमाइन करने के वैसे नॉर्मली हम 5 या 6 बिलियन इकट्ठा करते हैं, तो आप हमें 4 दे दें, 2 आप रखें। तो वो हुकूमत जो अपना ही एक इदारा है उसको आगे नहीं होता है, फिर टैक्स ऑफिस ही काम करेगा। सर ये आखिरी पॉइंट क्या है? रॉयल वीकनेस, हुकूमत रॉयल पुसिलैनिटी, रॉयल वीकनेस, रॉयल एक्सट्रावेगेंस जो थी, जो मोनार्की थी, वो बहुत ज्यादा खर्चे जब कर रही थी, उससे भी उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो माशी हालात थे, वो खराब होना शुरू हो गए।
ठीक सर, एक सवाल ये कि ये जो फ्रांस का बादशाह था, ये कौन सी स्टेट में है? ये कौन से? ये कौन सी स्टेट का हिस्सा था? जो 3 स्टेट्स हैं। ये क्वालिटी जो बिल्डिंग थी, जो उनके बूर्बन जो डायनेस्टी थी, जो बूर्बन खानदान था, ये उस वहाँ का बादशाह। नहीं सर, हम जो ये 3 हाँ, थर्ड स्टेट क्या बनी? लाइक जो बूर्बन सिस्टम को वैसे नॉर्मली बूर्बन कुछ खानदान है, फर्स्ट सेकंड स्टेट भी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो ये कुछ रूलिंग बूर्बन फैमिली के अलावा नोबिलिटी उसमें आती थी, बूर्बन्स को एक अलग से उन्होंने हाँ, एक रूलिंग फैमिली थी जो कि पावर जो है उसमें पॉलिटिकल सक्सेशन हो रही थी 1640s के अंदर लुई 14 था, फिर 13 भी रहा है। बूर्बन्स वहां से यहाँ ही रूल कर रहे हैं, और फिर ये बाकी एरियाज को भी रूल करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। Sir, could you go back to the previous slide, please? Sir, ये जो second point है, वो जो measurement always kept changing, because that what डिफरेंट जो आप कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, उसके जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। वीट है, कहीं शुगर है या कॉटन है, एक तरफ जो है वो मेजरमेंट का जो वेट है, जो पैमाना है उसको कि कितना उसका वजन है, वो डिफरेंट शहरों में डिफरेंट होगा, कहीं पॉन्ड्स होगा, कहीं किलो में होगा, कहीं वो अलग से उनका ऑनसेस में होगा। तो वो जो मेजरमेंट के रूल्स थे वो बढ़ते रहे मार्केट्स के अंदर जो फ्लक्चुएट करते, तो स्टैंडर्ड नहीं था, कोई स्टैंडर्ड लेके आएंगे। This ordered finances and wanted to fall standard की बुक है Rise and Fall of Great Powers, तो उसमें वो ये लिखा है कि फ्रांस की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी ही नहीं हुआ करती, फ्रेंच ट्रेजरी बैंकक्रप्ट थी, हुकूमत का जो खजाना था वो बैंकक्रप्ट था, and half of the French exchequer went for debt services. 60% जो था, जो रेवेन्यू था वो किस्तों की, कर्जों की किस्तों की अदायगी में चला जाता है। 60%, पाकिस्तान की भी यही हालात है, 56-58% आई थिंक हमारा भी है डेट सर्विसेज में चला जाता है, तो फ्रांस का 60% जो डेट सर्विसेज में था। कर्जों की किस्तों की अदायगी में 60% जो हुकूमत जनरेट कर रही है रेवेन्यू उसमें चला जाएगा, तो पीछे तो 40-40% की चीजें रह जाएगी। एक 120 मिलियन लीवर्स का डेफिसिट था, लीवर्स की करेंसी, और पामेल इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि these are the two authors, the clergy nobility were not properly taxed, 1/3 of land tax थी, उसको कोई टैक्स नहीं था, टैक्स कलेक्शन सिस्टम बैड लीकी था, 60% टैक्स हुकूमत तक पहुंचता ही नहीं था करप्शन इनएफिशिएंसी की वजह से, और फिर जो टैक्स था वो कॉमर्स पे नहीं था बल्कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे था, लैंड के ऊपर था। तो फिर सिर्फ अगर लैंड के ऊपर ही टैक्स है तो फिर उसी के थ्रू ही वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं था कि किस तरह से हुकूमत अपना जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर सके। हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज में टैक्स, लैंड टैक्स, फिर सॉल्ट टैक्स, फिर अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स। सो दैट इज डिसऑर्डर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी फ्रांस की लाइक दैट। एंड देन यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फ्रेंच इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जनरेट करके जो हालात हैं वो खराब, कि फ्रेंच मिलिट्री अटलांटिक में जाके लड़ेगी अगेंस्ट ब्रिटिश, फ्रेंच फ्लीट अमेरिका की तरफ जाएंगे, फिर अटलांटिक की तरफ, और फिर वो अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर वॉर लड़ेंगे अमेरिकन से विद करेंगे, मिलिट्री वेपन सप्लाई किए जाएंगे, फ्रेंच सोल्जर्स जाके लड़ेंगे अमेरिका से। खुद इन रियासत के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रही है, एक्सपेंसिव वॉर्स के ऊपर जा रही है, तो आज रातों खराब होंगे। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन अपने अफगानिस्तान के अंदर जाके इन्वॉल्व होना है, तो हालात तो फिर खराब होंगे ना। कश्मीर में हमने जो है कुछ ना कुछ किया है, तो इंटरनली अगर हम बेहतर नहीं है तो एक्सटर्नल फ्रंट पे आप इतना ज्यादा खर्चा करें तो वॉर जो थी अमेरिका इंडिपेंडेंस को फ्रेंच फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फर्दर एग्रीवेट करेंगे, कि हालात तो खराब होंगे, एंड देन इट वुड ब्रिंग सबवर्सिव आइडियाज एज वेल। यानी वो लोग जो अमेरिका में जाके लड़े जब फ्रांस वापस आएंगे, वो क्या कहेंगे, with taxation comes representation, and United States became a republic of United States, and then popular sovereignty, social contract, life, liberty, property, pursuit of happiness, fundamental rights की बात की, American Constitution, Declaration of Rights of American Citizens। तो जो फ्रेंच सोल्जर्स के वहां लड़के वापस आए तो they would bring these ideas, these radical ideas, और वो चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जैसे गवर्नेंस की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको चलाया जा रहा है, तो फ्रांस के अंदर भी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर किया जाए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए, एंड देन इकोनॉमिकली भी the problems would be there, politically भी they would bring radical ideas,
in France. And then before revolution, population traded with demographic explosion हुआ. Before revolution, a couple of years before, mid 1780s के अंदर economic downturn. Particularly again, यानी France was a prosperous society. इतना बुरा मुल्क नहीं था economically. लेकिन before revolution, couple of years before revolution, economic situation जो थी वो इनकी वर्सन हुई. 2018 में we were performing I think relatively well. कोई इतने बुरे हालात नहीं थे. 2008 का exam of 2018. But pandemic के बाद economic situation जो है ना वो reverse gears लगे हैं migrant come out हुआ. Pandemic, global inflation और फिर floods की वजह से और still we are struggling with that. और 6 CPI जो consumer price index है, inflation 65%, 25-40 भी यहाँ भी अब हमारे भी रहते रहे हैं. So food crisis, food security, fragility, food issues वहाँ पे भी पेश आए. And Jacob, economically they were performing well and then sudden decline. That is Jacob phenomena. 2018 5.3% से GDP growth rate grow कर रहे हैं, फिर 19 pandemic minus पे चले गए, फिर 1% पे growth rate चले गए. Doing well and then sudden जो है वो हमारे growth rates जो है वो decline कर रहे हैं. So they were doing well and then before revolution इनका भी Jacob phenomena आया. तो जो growth की bubble थी वो burst हुई और वो जो है recessionary phase में चले गए. Economic development जो थी वो recede कर रही, squeeze कर रही, and France was facing that problem before the revolution would be there. And then textile agreement with Britain, free trade textile, obviously British industry, textile industry was far advanced than the French industry. The French textile industry को इस free trade textile agreement से नुकसान होगा, and bad harvest would be there. तो ये सारे जो problems हैं ये evaluate होंगे, and then there would be like confluence of all these factors, and then the revolution would be there. उसमें कुछ इस तरह के indexes होते थे, ऐसे index बता रहे हैं. सारे दुनिया लिखनी है कि ऑथर्स ने फिर उसको बाद में किया क्वांटिफाई किया इन चीज़ों को, जैसे सीपीआई का इंडेक्स जो है अभी जो सारे 70 80s में आई थिंक सीपीआई वगैरह नहीं होंगे, जेकब फिनोमेना से लेटर ऑन स्टडीज 70 80s में था. इकोनॉमिक्स तो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिफिकेशंस नहीं की थी, लेकिन लेटर ऑन फिर ये जो चढ़ा गया फिर उसको अप्लाई किया कास्ट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें थी. एंड देन द राइट जो Islamic है, Islamity वाली weakness या economic extravagance है, उसका एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो कहीं नोट से भी किया. Louis XVI, he was from Roman Germany, and he came in part in 1774. 1774 के अंदर Louis XVI inherit करते हैं French political power को, और साथ ही massive debt problem भी inherit करते हैं. हुकूमत में आए फ्रांस जो है वो massive debt problem है, यहाँ पे debt के issues हमें भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. और अब उसने इसको हल करना है कि किस तरह से ये कर्ज दिए गए हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए. एंड देन मैरी अंटोनेटी शी वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन extravagance in extra royal access की extravagance. 1774 में he inherited power. Politically he came into power. Massive economic financial problems का situation थी, and then he appointed Charles Diclon as a financial advisor. और उसने across the board taxation जो है उन्होंने recommend की ताकि फ्रांस को जो फाइनेंशियल जो डायर सिचुएशन थी, मुश्किल जो फाइनेंशियल हालात से उससे कैसे रेस्क्यू किया जा सके, सैल्वेज किया जा सके. सो 1774 Louis XVI came into power, inherited massive debt problem. उसको फिक्स करने के लिए चार्ल्स अलेक्जेंडर डिक्लोन को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया और उसने इसको रिकमेंड किया कि अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशंस जो है वो लिए जाए ताकि फ्रांस को भी इस नेशनल हालात से निकाला जा सके. एंड अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन मींस कि क्लर्जी नोबिलिटी या वो टैक्स नेट में आए या जो है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे. That was across the board taxation because clergy nobility नहीं वो टैक्स नहीं लिया करते थे, बल्कि वो टैक्स लिया करते थे. They were owning more than 40% of the land, hardly 3% population. तो issues तो थे. और फ्रांस के अंदर कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं था कि एक पूरे मुल्क में एक ही कानून हो. डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट कानून हुआ करते थे. और इन कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए there were local parliaments. जो कि जुडिशियल प्रोविंशियल बोर्ड्स हुआ करते थे, रिलीजियस ग्रुप्स हुआ करते थे, जो कि कवानीन जो कि रीजनल लॉज हुआ करते थे उनके ऊपर एग्जीक्यूशंस करवाया करते थे, उन पे अमलदरामद करवाया करते थे. सोवरेन जो भी बादशाह डिक्री जारी करेगा, ये सोवरेन कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स इसको ओके करेंगी, इसको अप्रूवल देंगी, तब ही वो कानून जो है उसको अफेक्ट में लाया जाएगा. और विदाउट these local parliaments, judicial religious groups इनके बगैर जो था बादशाह के पास इतने इख्तियार नहीं हुआ करते. तो इनका जो है वो
कॉन्सेंट जरूरी था हुकूमत करने के लिए, ऑफ कोर्स करप्शन वगैरह थी वहाँ पे इश्यूज थे, पावर अब्यूज जो है उसको किया गया, अनफेयर टैक्सेशन हमने देखा फ्रांस में करती, वो जो मोनार्क्स थे वुमेन मोनार्क्स, वुमेन डायनेस्टी, फ्रेंच नोबिलिटी, क्लर्जी, शॉकिंगली इन्होंने ताकत को अब्यूज किया, पर्टिकुलरली 1700 ऑनवर्ड्स, और प्रेजेंट्री को इन्होंने अनड्यू जो है टैक्स नेट के लिए किया, सारी जिम्मेदारियां फ्यूडल टैक्स बर्डन सारे किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, लो मिडिल क्लास के ऊपर डाल दिए उन्होंने, और वो फाइनेंशियल सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस टैक्स नेट में वही पे कर रहे हैं। एंड अनफेयर टैक्सेशन की जो अरेंजमेंट्स थी, तो जो आम तबका था मिडिल क्लास की, वो अब अरिस्टोक्रेसी से जो अपील नहीं होगी, क्योंकि सारा बर्डन तो उन्होंने डाल दिया। हम भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज हो, या बाकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी की या जुडिशियल, तो मिडिल क्लास तो खुश नहीं होगी इससे। द वे पाकिस्तान इज बीइंग गवर्नड बिकॉज़ ऑफ द अनफेयर टैक्सेशन, पाकिस्तान में भी देखिए गरीब तबका अमीर से ज्यादा टैक्स देता है। So same thing or same these are the same circumstances were there in France as well. Unfair taxation की वजह से जो मिडिल क्लास थी, लो मिडिल क्लास किसान हो, गरीब लोग हो, वो इतने खुश नहीं थे अपनी अरिस्टोक्रेसी से, क्लर्जी से और रूलिंग फैमिली से। एंड पर्टिकुलरली फ्रेंच की जो इन्वॉल्वमेंट थी एक्सटर्नल थिएटर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में थी, वॉर्स में एंगेजमेंट थी, ये इनके फाइनेंशियल सिचुएशन को वर्सन करेगा, एग्रीवेट करेगा, एग्जैस्परेट करेगा। पर्टिकुलरली 7 years war against Great Britain, 1756 to 1763 against Great Britain, and then वो उनके ट्रेनिंग को ट्रेन करेंगी, एंड देन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर्स। ये जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर वॉर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी फ्रांस, ये इनकी ट्रेजरी को ड्रेन करेगी, इनके रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, और ये इनके प्रॉब्लम्स में एग्रीवेट करना स्टार्ट करेंगे। और यही एक क्वेश्चन भी इसी लाइन पे आया, जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ इसको हाईलाइट किया। फ्रांस हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉस्परस कंट्री। इस तरह के क्वेश्चन भी इस समय का है पास में कि ऐसा नहीं था फ्रांस बहुत गरीब मुल्क था या मिडिल क्लास था, बहुत गरीब था। फ्रांस हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉस्परस कंट्री, यानी वो जो थर्ड स्टेट की जो मैंने बात की थी, वो जो मिडिल क्लास थी या मिडिल क्लास के ऊपर मिडिल क्लास थी, दे वर डूइंग वेल इकोनॉमिकली। प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस के अंदर भी मैंने ये बात की। और अगर फ्रेंच मिडिल क्लास को कंपैरिजंस किए जाए उसके रशिया की मिडिल क्लास के साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियंस के साथ, इवन पोर्टुगीज या स्पेनिश के साथ, दे वर डूइंग वेल। लेकिन ये इनकी एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर इन्वॉल्वमेंट थी, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, 7 years war, रॉयल जो एक्सट्रावेगेंस थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स इनके खराब हो गए। और पर्टिकुलरली बिफोर रेवोल्यूशन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वर्सन कर रहा है, फूड क्राइसिस होंगे और हार्वेस्ट के प्रॉब्लम्स होंगे, इन्फ्लेशन ट्रिगर करेगी एंड पॉपुलेशन ट्रिगर करेगी, तो अचानक जो है वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उनके सामने आएंगे, एंड देन पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। So it was particularly over the involvement in external wars and because of the royal excesses that led towards the revolution. And then 1786 के अंदर जो डेट प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए चार्ल्स अलेक्जेंडर डिक्लो ने सजेस्ट किया, क्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन सजेस्ट की गई। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि ठीक है टैक्स, क्योंकि कर्ज अदा करना है, डेट देना है, हुकूमत एक्सटर्नल डेट भी थे, इंटरनल टैक्स भी अदा करने हैं, तो क्या किया जाए, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स किससे लेंगे? फर्स्ट स्टेट से, वो तो दे ही नहीं करती, सेकंड स्टेट को भी नहीं दिया करती, थर्ड स्टेट, तो फिर उसी स्टेट से टैक्स लेना पड़ेगा जो मतलब ऑलरेडी हेवीली बर्डन है टैक्स नेट। एंड देन न्यू और थर्ड स्टेट में भी टैक्स कौन देगा? लैंड के ऊपर, कॉमर्स को टैक्स देंगे, मर्चेंट क्लास को जो था वो टैक्स नहीं दिया करता, मर्चेंट्स भी नहीं दे रहे, क्लर्जी नहीं दे रही, अरिस्टोक्रेसी टैक्स नहीं दे रही, तो फिर किसान मजदूर तबका जो है वो फिर टैक्स देगा। एंड देन न्यू 1786 के अंदर अगर आप पेजेंट्स पे टैक्स लगाया गया, दोबारा फिर टैक्स लगाया गया, तो वो रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे। इस ऑप्शन को इन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए डिले किया कि अभी इसकी प्रॉब्लम है, तो अब कर्जों की किस्तों की अदायगी करनी है, वैसी हुकूमत के पास है, क्या किया जाए, रेवेन्यू इंक्रीज करके वो टैक्स की जो डेट है कर्ज अदा कर सकते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज करने के ऑप्शन है कि थर्ड स्टेट पे टैक्स लगा लेंगे, क्लियर है कि दे वुड रिवोल्ट, दे वुड रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो क्या किया गया? They approached the European banks. बैंकों से IMF sort of IMF तो जहाँ उस पर इनको अप्रोच किया गया, कहते हैं हमें चाइना का फीडबैक वाले पैसे देने हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते, आप जो है हमारी
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की जो पॉलिसीज है ना उससे भाग जाते हैं, आप उसका बदलाव नहीं करते। तो यूरोपियन बैंक्स रिफ्यूज टू गिव देम द लोन्स। अब डेट कर्जों की किस्तों की अदायगी करनी है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, पैसे इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो कि मिडिल क्लास पे करेगा। तो वहां ये एप्रीहेंशंस थी कि दे वुड रिवोल्ट। यूरोपियन बैंक रिफ्यूज्ड टू गिव देम लोन्स। अब इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग जो की है कर्जों की अदायगी अदा करने हैं, तो फिर उसके लिए आईएमडी अलेक्जेंडर डी क्लोन जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, लुई 16 को एडवाइस देंगे कि अब हमें जो है वो असेंबली ऑफ नोटेबल्स इसको गैदर करना चाहिए। एंड असेंबली ऑफ नोटेबल्स वाज व्हाट कि ये अरिस्टोक्रेसी की जो लीडरशिप है और जो क्लर्जी की लीडरशिप है, हम इन सबको इकट्ठा करते हैं, इनको फ्रांस की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बता दें कि ये सिचुएशन है, दैट प्रॉब्लम्स है। तो या तो आप अपनी जो पर्सन प्रिविलेज है इसको फोर्स फीड करें, यानी क्लर्जी अरिस्टोक्रेसी जो टैक्स नहीं दे रही, या तो वो अपनी जो प्रिविलेजेस है उसको बदल करें, या फिर क्लर्जी अरिस्टोक्रेसी नोबिलिटी वगैरह वो जो लोकल पार्लियामेंट्स थी जिसके थ्रू वो बादशाह की डिग्रीज इन इफेक्ट हुआ करती थी, तो या फिर वो इनको अलाउ करें, हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट मोनार्की को अलाउ करें कि वो थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाएं। तो दो ऑप्शंस पड़े, असेंबली ऑफ नोटेबल्स, क्लर्जी, नोबिलिटी, टॉप लीडरशिप कॉल किया गया, उनको फ्रांस के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सारा बताया गया, परसुएड किया गया। दो ऑप्शंस, या तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट खुद टैक्स नेट के अंदर आए, सेकंड, या फिर वो हुकूमत को, मोनार्की को अलाउ करे कि वो टैक्स जो थर्ड स्टेट पे लगाए। असेंबली ऑफ नोटेबल्स चार्ल्स अलेक्जेंडर डी क्लोन के रिफ्यूजल जो प्रपोजल्स थे ये उनको रिजेक्ट कर दिए। ना तो वो अपनी टैक्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करेंगे, फोरफीट करेंगे, ना ही वो थर्ड स्टेट में टैक्स लगाएंगे। They would resist against the central government, against the monarchy, the first state and second state. तो जो नोबिलिटी थी, अरिस्टोक्रेसी थी, जो हुकूमत के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ रेजिस्ट करेगी, और वो फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसको पैरालाइज करेगी, वहां पे वो रेजिस्ट करेगी। सेकंड स्टेट ना तो वो खुद अपनी पर्सनल प्रिविलेज अनाउंस करेंगे, ना ही तीसरे तबके पे वो टैक्स लगाने देंगे, बल्कि हुकूमत को पैरालाइज कर देंगे, लोकल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जुडिशियल बोर्ड्स वगैरह जहां पे वो पावर किया करते थे। एंड दे डिमांड कि अगर आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है तो फ्रांस की कांग्रेस का सेशन कॉल किया जाए, फ्रेंच ई स्टेट्स जनरल, फ्रेंच पॉलिटिकल आर्थिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसका सेशन कॉल किया जाए, फ्रेंच पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। फ्रेंच पार्लियामेंट वाज, उसको टाइटल दिया गया था ई स्टेट्स जनरल, इट वाज द फ्रेंच कांग्रेस। फ्रेंच पार्लियामेंट थी जो कि 150 साल पहले बुलाई गई। तो अरिस्टोक्रेसी ने ये कहा कि अगर आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है तो फ्रेंच कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन टैक्स रिफॉर्म्स को वहां उसका अप्रूवल ले लियो, फिर उसको फर्दर एग्जीक्यूट करवा लो। दिस इज व्हाट अरिस्टोक्रेसी की बात है। फ्रेंच पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया जाए और वहां से आप अप्रूवल ले और फिर टैक्स रिफॉर्म्स कर। दैट वाज द डिमांड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी। और फिर इवेंचुअली उसको अलेक्जेंडर डी क्लोन को डिसमिस किया गया, जेकिस नेगर ने स्विस बैंकर आए, और फिर अरिस्टोक्रेसी भी रिवोल्ट कर रही थी हुकूमत के खिलाफ। तो फिर इवेंचुअली ई स्टेट्स जनरल फ्रेंच कांग्रेस का सेशन कॉल किया गया, और फिर वहां से जो है रिफॉर्म्स करनी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसको ट्रिगर करने की बातचीत जो थी स्टार्ट किया गया। सर एक सवाल जी बस मैं जी हाँ सर, ये 7 years वॉर कौन सा? That was Britain and France in Europe. लो कंट्रीज के अंदर थी, टाइम पीरियड मिलने के डिटेल इसलिए मैं उसके अंदर फर्दर नहीं गया कि वो रिक्वायर्ड है 756 है, तो क्वेश्चन है 1780 वॉर। बहुत ज़्यादा पुरानी हमें हिस्ट्री वहाँ रिक्वायर्ड है, इन 7 years वॉर से नहीं आई एज अ वो, बल्कि मैं ज़्यादा पीछे उसकी जाऊँ कवर करेंगे। ई स्टेट्स जनरल फ्रेंच पार्लियामेंट, फ्रेंच कांग्रेस, ये पॉलिटिकल आर्थिक इंस्टीट्यूशन था, एक सियासी एक इदारा था जो कि कोई फंक्शनल नहीं था। तो इट वाज लाइक आफ्टर 1614 अब इसका सेशन कॉल किया। 1614 के बाद फ्रेंच ईस्ट एशियन फ्रेंच पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है
टैक्सेशन की रिफॉर्म्स के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, एंड इट वाज अ ट्राइकैमरल लेजिस्लेशन। रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने बता दी थी गवर्नमेंट के ये पिलर्स हैं और रियासत के लिए एलिमेंट्स हैं, कवर डाटा आपको मैंने रिपीट किया है। गवर्नमेंट के पिलर्स में जो लेजिस्लेशन थी ये थ्री स्टेट जनरल लाइक वाज अ ट्राइकैमरल लेजिस्लेशन। ये तीन हाउसेस पे कंसिस्ट करती थी। फर्स्ट हाउस जो वो फर्स्ट ई स्टेट पे कंसिस्ट करेगा, सेकंड हाउस सेकंड ई स्टेट के ऊपर कंसिस्ट करेगा और थर्ड हाउस थर्ड ई स्टेट के ऊपर कंसिस्ट करेगा। ये तीन इसके चैम्बर्स के तीन हाउसेस थे। पहले हाउस में कौन होगा? क्लर्जी, पहला तबका। सेकंड चैम्बर सेकंड ई स्टेट नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी, दूसरा तबका। थर्ड चैम्बर में थर्ड ई स्टेट। ये इस तरह ये जो पार्लियामेंट की तीन हाउसेस पे कंसिस्ट करती थी, तीनों जो तबकात हैं वो यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन इन तीन हाउसेस के अंदर। और जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का जो मैकेनिज्म था वो ये था कि हर हाउस के पास एक वोट हुआ करता था। एक वोट फर्स्ट चैम्बर के पास, फर्स्ट ई स्टेट के पास एक वोट, सेकंड ई स्टेट जो सेकंड हाउस है जो कि जिसमें दूसरा तबका था उसके पास भी एक वोट। तो फर्स्ट ई स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, इनके पास थे दो वोट्स वर्सेस थर्ड ई स्टेट। तो they were the dominant players in French society। और यही हम पहले कर चुके थे पॉलिटिकल, हम इसको अब आगे इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, there was a gap in France। politically जो पावरफुल तबका था वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। फर्स्ट ई स्टेट एंड सेकंड ई स्टेट politically ये ताकतवर तबका है, 2 versus 1। और ये कितनी परसेंट आबादी है? 3% पॉपुलेशन वर्सेस 97% पॉपुलेशन। ये 40% से ज्यादा लैंड ओन कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। दैट वाज द इशू इन फ्रांस। 97% आबादी के पास एक वोटिंग राइट है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन उनको सियासी उनके हकूक नहीं दिए गए थे। 97% के पास ही 3% तबके के पास दो पॉलिटिकल राइट, दो वोट्स। ओनिंग मोर देन 40% ऑफ द लैंड, टैक्स पे नहीं कर रहे, टैक्स सारा ये पे कर रहे। दैट वाज द इशू इन फ्रांस। तो जो ट्राइकैमरल लेजिस्लेशन थी इसके अंदर ये मसाइल थे। जब इसको सेशन को कॉल किया गया, एरिस्टोक्रेसी ने इसको क्यों कहा कि कॉल किया जाए? बिकॉज दे न्यू दे आर इन मेजॉरिटी, दे वर द पॉलिटिकली पावरफुल फैक्शन इन फ्रेंच पार्लियामेंट। लेकिन वो जो जैकस लेटर ने फ्रेंच पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया, किसके कहने पे किया? एरिस्टोक्रेसी रिवोल्टेड अगेंस्ट द प्रपोजल्स सजेस्टेड बाय चार्ल्स अलेक्जेंडर डी क्लोन। चार्ल्स अलेक्जेंडर डी क्लोन के जो सजेशंस थे कि पहला तबका दूसरा तबका या तो अपनी प्रिविलेजेस को खत्म करे या फिर हमें थर्ड स्टेट पर टैक्स लगाने दें, दोनों प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। रिवोल्ट किया हुकूमत के खिलाफ और डिमांड की कि आप ई स्टेट जनरल का सेशन कॉल करें, वहां से इसको इन रिफॉर्म्स को आप पास करवा बिकॉज दे न्यू दे वर इन मेजॉरिटी। तो वो यहाँ पे इसको नहीं होने देंगे, 2 versus 1 तो इसको यहाँ से अप्रूव भी नहीं होने देंगे। और ये थी ज्वाइंट प्लान गेम ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी। ये एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी की ज्वाइंटली प्लान गेम थी कि जब फ्रेंच पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया जाएगा, ई स्टेट्स का सेशन कॉल किया जाएगा, तो वहां पे हमारे पास मेजॉरिटी है, तो हम वहां पे भी इसको अप्रूव पास नहीं होने देंगे इन रिफॉर्म्स को, बिकॉज दे वर द डोमिनेटर्स। सो वी गोइंग टू रीड द टेक्स्ट यहाँ पे कुछ है। May के अंदर was the beginning point। यहाँ पे आगे timeline I will discuss later। So May 1789, French East States Union, French Congress was tricameral legislature of session call किया गया। Voting was conducted by each state। Each chamber एक vote था उनके पास। Each state had a 1 vote। First each state, second each state, third each state, हर हाउस के पास जो कि इनका प्राप्त जो बचा होगा एक vote। First each state, second state to operate as a block to stop the third state from having its weight। First each state, second state, no voting power versus 1, so they were in a powerful position। और अपनी जब ये मेरे सेशन कॉल किया गया, तो थर्ड स्टेट क्या कहेगी विद इकोनॉमिक टैक्सेशन ट्रांसफर प्रेजेंटेशन। एक हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिहाज से हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको नहीं दे रहे, आप हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमारी इंक्रीज करें। दीज वुड बी द डिमांड्स ऑफ द थर्ड ईस्ट। 97% आबादी के बाद एक वोटिंग राइट। तो सियासी तौर पे इनइक्वालिटी नजर आ रही है, इकोनॉमिक भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। 40% फिक्स वोट्स है, टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं पे कर रहे।
With taxation comes political representation. They want कि उनकी political representation increase की जाए. जैसे ही ये सेशन कॉल की जाएगी, ईस्ट वेस्ट जनरल के अंदर डेडलॉक क्रिएट होगा. थर्ड ईस्ट अपनी डिमांड्स रखेगा कि अब हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी इंक्रीज की जाए और हम इकोनॉमिक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. तो डेडलॉक क्रिएट होगा फ्रांस के अंदर. एंड वी कवर्ड ऑलरेडी कि अरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी ने रिवोल्ट की इसकी वजह पे रिकॉल किया. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैरालाइज किया. नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी में ऑफिशियल्स काम नहीं कर रहे थे. नोबिलिटी ने मोनोपोलाइज किया और they demanded कि states and मेगा सेशन कॉल किया था. He covered all these things. And what फिर ये देखिए, फ्रांस was a feudal society और उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो उनकी जुडिशरी थी, जो फौज थी उनकी, उसमें मिडिल क्लास नहीं हुआ किया था. एक आम शहरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट या मेजर जनरल या ब्रिगेडियर नहीं बनेगा. वो अरिस्टोक्रेसी में नोबिलिटी से ही होगा बस, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था. और इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, ये सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो ये बड़े बड़े ओहदे थे, ये इनके पास. तो ये फिर इसको मोनोपोलाइज किया. ये फिर वहाँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसको वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज लाइक मोनार्की. तो अरिस्टोक्रेसी मोनार्की के खिलाफ रेजिस्ट करेगी और फिर ये डिमांड करेंगे कि ई स्टेट सेशन कॉल किया जाए, जिसको कॉल किया गया. एंड दे न्यू के देवर इन द मेजॉरिटी, वहाँ पे भी ये अपनी जो क्रिटिकल पावर है उसको रिटेन करेंगे. लेकिन इवेंचुअली ऐसा होगा नहीं जब ये सेशन कॉल करेंगे. So sir, जो third stage है उसमें we have bourgeois, middle class, we have lawyers, we have merchants, but they Poor and peasants. poor and peasants, but they're still all of them they are on soldier level, उनको वो नहीं मिल सकता. Exactly. मिलिट्री के अंदर ये जो ऑफिसर्स कोर जो होती है कैडर, उसमें ये नहीं हुआ है. कॉमनर्स को एक्सेस नहीं थी ऑफिसर्स कोर के लिए थे. लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन का ये नहीं बन सकते. मिडिल क्लास कॉमनर्स इस पोजीशन पे नहीं आ सकते. ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ट्रिगर होगा तो ये इन प्रैक्टिसेस को खत्म कर देंगे. फिर मिडिल क्लास को एक्सेस मिलेगी. All men are born free and equal, and meritocracy would be there, and then the commoners would be seeking power in these institutions, gaining access in these institutions. Before that, aristocracy, clergy, nobility, वो जो nobility थी वो own करती थी. जो mercenaries हुआ करते थे, रियासत की जो फौज हुआ करती थी, mercenaries जिसको nobles जो है वो लीड किया करते थे. तो एक्सेस नहीं थी कॉमनर्स को ऑफिसर्स कैडर्स के अंदर. सिर्फ मिलिट्री नहीं, जुडिशरी के अंदर भी, जुडिशियल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, इन सब के अंदर अरिस्टोक्रेसी नोबल्स हुआ करते थे. पुरानी मूवीज देखें तो उसमें भी देखें लीडरशिप पोजीशन में सारे ही हुआ करते. कॉमनर्स को तो एक्सेस नहीं दिया. सर सोल्जर्स में भी उनको नहीं. सोल्जर्स में है, सोल्जर्स नाम से भाई तो वो होगा, उसमें तो उसको आगे करेंगे. लड़ो सैक्रिफाइस ऑफ ब्लड को 7 years of war during the America था, तो वहाँ पर फ्रांस के सोल्जर्स गए. ये सोल्जर्स पोस्ट थी, लेकिन कॉमनर्स आम मिलिट्री रैंक्स में होंगे, उनको आगे लड़ने के लिए. नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी लीडरशिप जो पोजीशंस थी वो नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी के पास. तो जैसे ही मई के अंदर जो सेशन कॉल हुआ फ्रांस के अंदर, दैट वाज द बिगिनिंग पॉइंट. यानी वो जो रेवोल्यूशन का ट्रिगर होना है प्रैक्टिकली दैट स्टार्टेड फ्रॉम मई 1789. ये टाइमलाइन अगर आप इसकी स्टार्ट करें दैट शुड बी द राइट. मई में जब ये सेशन कॉल हुआ ट्राइब्यूनल लेजिस्लेचर का, तो फिर थर्ड स्टेट, थर्ड चैम्बर में तीसरा तबका था, वो अपनी डिमांड्स रखेगा, वो रेजिस्ट करेगा और यहाँ से फिर इंकलाब की जो बातें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. एंड देन जैसे ही ये मई 1789 सेशन कॉल हुआ, यहाँ थर्ड स्टेट अपनी डिमांड्स रखेगी. They would start a clash between two moving forces. Clash start होगा two moving forces के दरमियान. And what were the two moving forces? Number one, aristocracy. एक तरफ aristocracy रिसर्जेंट थी, वो रिएक्ट कर रही थी अपनी हुकूमत के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ. We covered that. अरिस्टोक्रेसी ने जो पैरालाइज किया हुकूमतों को, इसको हम ये भी कह सकते हैं अरिस्टोक्रेसी स्लैश क्लर्जी. एक तरफ ये हुकूमत मोनार्की को चैलेंज कर रही है, and second was the third state. These were the two moving forces. in ये जब ये रिसर्जेंस में जाएंगी, ये रिएक्ट करेंगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोनार्की को नहीं करेगी. Clash between two moving forces of the world. Alongside the rise or ascendancy or revolt of aristocracy, they commenced the revolt of third state as well.
एक तरफ अरिस्टोक्रेसी स्लैश क्लर्जी चैलेंज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोनार्की को, साथ ही थर्ड स्टेट की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो फर्स्ट स्टेट स्लैश सेकंड स्टेट वर्सेस थर्ड स्टेट, इन फोर्सेस के दरमियान जो क्लैश था वो इवेंचुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की थी, उसको वीक कर देगी एंड देन रिवॉल्यूशन। दैट इज अ क्लैश बिटवीन टू मूविंग फोर्सेस। और वही जो बिगिनिंग में भी हमने बात की है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, जो हमने फ्रेंच का बगदाद की बात की, ये जो लास्ट टाइम से फ्रांस में इशू क्या था कि ढेर सारे हिस्टोरियन से लिखते हैं dissatisfaction to particularly third period. So clash was third state versus first state and second state. तो ये मूविंग फोर्सेस थी, ये हुकूमत को जब चैलेंज करेंगी उस दोनों मूविंग फोर्सेस की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोनार्की है, वो वीक हो जाएगी and then the revolution would be there. So clash between two moving forces was, and these two moving forces were aristocracy slash clergy versus third state, और ये वीक कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोनार्की भी सेंट्रल गवर्नमेंट लुई 16। और वो जो ज्वाइंटली प्लान्ड गेम थी क्लर्जी नोबिलिटी की, वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। व्हाट वाज द ज्वाइंटली प्लान्ड गेम? सेशन कॉल किया जाए, दे वर इन मेजॉरिटी पॉलिटिकली इन दैट कांग्रेस एंड दे न्यू कि यहां से वो रिफॉर्म्स हो चुके नहीं होंगे, बट ये जो इनका गेम प्लान था ये मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही नेशनल असेंबली का सेशन कॉल किया जाएगा, थर्ड स्टेट अपनी डिमांड्स जो है वो आगे रखेगा। और अब फ्रांस के अंदर थर्ड स्टेट के अंदर particularly वो जो वर्शियन क्लास थी, वो जो मिडिल क्लास थी, जो अपर मिडिल क्लास थी, बूर्जुआ क्लास जिसको हम कहते हैं, they were resisting and the top of constitution was in France. और जो मिडिल क्लास थी वो स्ट्रॉन्ग थी, वो better read, numerous in terms of numbers, and now they were aware of their rights, aware of their political, economic, social rights, which and the ideas that were already there during the 1909 period. Teacher, और अब वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मांगेंगे। यानी जैसे ही मैंने सेशन कॉल किया गया तो ट्राइब्यूनल लेजिस्लेशन के अंदर थर्ड हाउस द थर्ड स्टेट, वहाँ पे टॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तबका कहेगा कि हमें, क्योंकि हम टैक्स नेट पे कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज की जाए, द टॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी देयर एंड दे वुड आर्ग्यू no. Louis XVI is not the king because God made him the king. It's the people who are source of power. It's the people who are going to determine that who is going to lead on their behalf. And the purpose of those representatives would be to protect the fundamental rights of the people. And the fundamental rights of the people are life, liberty, property, pursuit of happiness, equality, justice. This is what they would be doing. And these ideas were propagated by the Enlightenment philosophers. अब वो जो ख्यालात 1680s के अंदर 1650s 1700 में वो जो सारे हमने थिंकर्स पढ़े, अब वो जो नजरियात थे वो अब नेटवर्किंग के थ्रू फैले पूरे, पर्टिकुलरली फ्रांस के अंदर। क्यों फ्रांस के अंदर क्यों इनकलाब आया, बाकी जगहों पे क्यों नहीं आया? क्योंकि फ्रांस वाज अ रिलेटिवली प्रॉस्पेरस कंट्री। गरीब मुल्क होता तो वहाँ तो इंटेलेक्चुअली इतनी किताब ही थी ना, यहाँ तो हम कोई किताब ही नहीं बाय कर सकते, इसीलिए हम पैटेंट्स वाली या प्लेजराइज किस्म की किताबें करते थे। 20,000 की हमने कितने लोग बुक्स बाय करते हैं, एक ही किताब किसी ने नहीं। तो फ्रांस वाज अ रिलेटिवली प्रॉस्पेरस कंट्री, तो वो जो ख्यालात थे वो फिर प्रोपेगेट किए इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, नेटवर्किंग की गई। नेटवर्किंग के अंदर हम देखें चाहे सोशल मीडिया की नेटवर्किंग हो, तो वो आइडियाज ज़्यादा फ्रीली जो है वो फैलते हैं। So networking थी, there were salons in France. If you have read that chapter of Christopher Woods, Christopher Woods की बुक है, उसमें salons का है, ख़वातीन salons लाया करती थी और वहाँ पे intellectual debates हुआ करती थी जिसमें वो सारे आके बैठते थे, अपने ख्यालात का इज़हार करते थे। तो फ्रांस के अंदर जो exchange of ideas था वो बहुत बेहतर था। और फिर there was a printing press aspect, technology printing press की दावत अपना शुरू हुई और वो फिर the encyclopedia of chemistry derived from it, knowledge को कैटलॉग किया गया, कैटेगराइज किया गया, असेंबल किया गया, आगे लोग पढ़ें। That was happening in 1740s, 50s, 60s, 70s, and now people have read those ideas. और जब वो ये सारे ख्याल पढ़ चुके होते हैं, तो जब ईस्ट एशियन का सेशन कॉल हुआ तो वो ख्याल क्या कहते हैं? Enlightenment ideas made people think critically. वो जो लोगों के सोचने के अंदाज था कि बादशाह लुई 16 को गॉड ने नहीं किया, it's the people who are source of power, it's populace of vanity, and it's the people who are through their consent going to elect a few as their representatives from themselves and who are going to govern on their behalf. So it's the people who are source of power. Now they have read these ideas and they were saying if we are paying the taxes
there should be political representation as well. तो ये अब जो चीजें थी अब यहाँ डिस्कस करेंगे. Sorry sir, a short question. Sir, जो हमारा हो गया जो government होगी central government, that is primarily from the first and second state, right? Right. तो first और second state इसी को पैरलाइज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब मोनार्की की तरफ से चार्ल्स अलेक्जेंडर डिक्योन और उसके बाद जेके स्नेकर की तरफ से वो जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात की गई थी, टैक्स रिफॉर्म्स में क्या सजेशंस थी? क्या तो ये अपने राइट्स एंड प्रिविलेजेस की नाम से टैक्स नेट पे है, जो कि ये कभी भी नहीं आना चाहिए, या फिर इस सबके ऊपर हमें टैक्स लगाने दिया जाए, वो भी अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज दे न्यू कि दे वुड रिवोल्ट अगेंस्ट देम. दोनों ही सिचुएशंस में तो प्रॉब्लम हो रही है. खुद तो ये अपनी प्रिविलेजेस प्रोफिट नहीं करेंगे, अपने टैक्स नेट में कभी नहीं आना चाहेंगे, और यहाँ पे ये यहाँ भी नहीं आना, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू क्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन इन ऑर्डर टू फिक्स द डेट प्रॉब्लम. और उसके लिए मैंने पहले बाकी मैथड्स से उसको अटेम्प्ट किया. यूरोपियन बैंक्स के पास गए वो लोन लेने के लिए, they refused to do that. So then the clash was between the first and second state versus central government versus third state. Exactly. So alongside this tendency, our revolt of first/second state, they commence the third state. तो ये मूविंग फोर्सेस इनका आपस में क्लैश होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वीक करेगा. What was the purpose of calling the session? Because it was demanded by second state as well as the first state. और next reason was टैक्स रिफॉर्म से ऊपर तो कोई सोल्यूशन नहीं आया था कि इस जो डेट प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो पॉलिसी थी वो नहीं आ रही. डेट प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो मेथड है दैट वाज टू रीच द नेगोशिएशन वॉल. मतलब वो बिहाइंड द डोर्स से ना जाने पब्लिकली इस पॉलिटिकल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस रिफॉर्म्स को ट्रिगर करना चाहते थे, जिसकी डिमांड फर्स्ट स्टेट को सेटल नहीं की, बिकॉज दे न्यू देयर मेजॉरिटी वो नहीं कर रहे थे. थर्ड स्टेट जो है वो देखो हैप्पी कि ठीक है सेशन कॉल किया जाए, मैं यहाँ देखेंगे क्या होगा. उस इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन को डील करने के लिए सेशन में कॉल किया ताकि इस बात जो अगले काम करना. लेकिन यहाँ भी डेड लॉक नहीं हो रहा है. में कॉल होगा, क्रैश होगा, टॉक ऑफ कॉन्स भी नहीं हो, इनकी जो गेम प्लान था वो डिटेलाइज नहीं होगा. एंड देन और ये वीक कर देंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. डिफेक्शंस होंगे, क्लर्जी एबिलिटी के जो कुछ लोग हैं वो अपने हाउसेस से छोड़ के थर्ड स्टेट के साथ खड़े होते हैं. इसके अंदर मिलापू वाज फ्रॉम क्लर्जी, लफायेट वाज फ्रॉम लिबर्टी. और लफायेट जाके जॉर्ज वाशिंगटन के साथ अमेरिकन जो रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर थी वहां पे भी ये लड़ते थे. क्लर्जी एबिलिटी ये कुछ तबके भी इनके कुछ a few members of clergy nobility, ऐसा नहीं है कि पूरी clergy nobility आप स्विच कर देगी. A few members of clergy nobility, they shifted their alliance, और वो भी तीसरे तबके के साथ, commoners के साथ खड़े हो. और यहाँ किसी से पूछा जाएगा मिराबू ब्राइटा, मिराबू शायद इसका नाम था, एक pamphlet है थर्ड स्टेट को, what is third state in France? एक pamphlet फ्रांस में छपा, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा, what is third state in France? Answer was कि nothing. उन्होंने कहा what they wanted to become, and they said everything. है कुछ नहीं कि बनना क्या चाहते हैं, they wanted to become everything in France. तो इसको पूरे फ्रांस में जो पैम्फलेट्स थे फिर इसको छापा गया, पूरे फ्रांस में भेजे गए. They wanted to gain more political power, and they would do that now. और क्लर्जी जो सेशन था उनकी ज्वाइंटली कैंपेन था कि पॉलिटिकल पावर को वो फिर एग्जीक्यूट कर पाए, वो फिर उसकी पावर नहीं कर पाए. And then they came to demand the third state. And May was the big one. May में सेशन कॉल हुआ, थर्ड स्टेट ड्राफ्ट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें चल रही हैं फ्रांस के अंदर, वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ट्रिगर करने थे वो रिफॉर्म्स को ट्रिगर नहीं कर पा रहे. एंड देन थर्ड स्टेट अपनी डिमांड्स इसको पुट फॉरवर्ड करेंगे. डिमांड्स हो कि हाउस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को ट्राइकैमरल नहीं किया, 3 के बजाय एक चैम्बर हो, एक हाउस हो, वोटिंग जो है बाय हैंड और उसके अंदर दैट वाज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट दे सजेस्टेड. 300 होम क्लर्जी के पास, 300 और 600 थर्ड स्टेट. 300 वोट क्लर्जी को दे दिए कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे नोबिलिटी से. तो 600 पहले दो तबके के बाद वोटिंग पावर्स होंगी, 600 होंगे थर्ड स्टेट. तो ऑलमोस्ट इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ से इंप्रूव हुई है ना, पहले वाले फॉर्मूले से तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव हो गई. This is what they demanded, and here they knew 3 से 4 लोग क्लर्जी से स्विच करें, या 3 से 4 लोग
nobility से करें तो बेटियां बन जाएंगी. So if they can dialogue, they can simply change the government, and that we can label as a religion. So this is what they did. That was the political formula that is present. यहाँ obviously उनकी political power increase होती है, but still 3% of the population is having 600 votes versus 97% 600. और ये भी according to population proportion to political representation अभी भी नहीं है, लेकिन previous formula से काफी बेहतर है. ये suggest किया. And then when 17th June defections in clergy nobility से लोगों ने switch किया towards the commoners, and 17th June 30 declared itself the National Assembly of France. 30 state 17 June को भी आपको National Assembly of France declare कर लेगी according to various authors. इतना काफी था to call it a revolution. So National Assembly of France 30 state अपने आपको National Assembly of France declare 17 June. May का सेशन कॉल हुआ जून के अंदर 30 स्टेट अपने आपको National Assembly of France declare कर देगा revolution की beginning यहाँ से. सर ये डिफेक्शन 30 स्टेट में होगी? 30 स्टेट फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 30 स्टेट में चले गए जो exactly कुछ a few members from clergy nobility first and second से कुछ members shift हुए towards 30 state और 30 state अब अपने आपको National Assembly of France declare कर देगा. 17 जून को 30 state अपने आपको National Assembly declare कर देगा. So National Assembly of France 17 June. National Assembly of France 17 June को 30 स्टेट अपने आपको National Assembly of France डिक्लेयर कर देता है. तो जहाँ भी अपने आपको National Assembly of France डिक्लेयर करते हैं, उस बिल्डिंग को जो हाउस है जिस एरिया में वो उसके साथ ही टेनिस कोर्ट था. आज तक अभी 30 स्टेट मेंबर्स अपने आपको National Assembly डिक्लेयर करते हैं, तो उन मेंबर्स को उस बिल्डिंग में जो टेनिस कोर्ट के साथ ही वहाँ उनकी लॉ करते हैं. उस बिल्डिंग के फिर वो जो है हल्फ लेंगे कि हम यहाँ से तब तक नहीं मूव करेंगे जब तक कि हमारी डिमांड्स ना मानी जाए. And their demand was unicameral legislature, voting by a head, और political representation जो आपकी increase हुई उसमें. And the next demand was the National Assembly of France to allow किया जाए to write a constitution. That is basically tennis court. कि जैसे ही 30 स्टेट में आपको National Assembly of France डिक्लेयर करेगी, तो 30 स्टेट जो मेंबर्स थे वो उस बिल्डिंग में थे, तो बादशाह उनको उस बिल्डिंग में लॉक कर देगा और वहाँ पे उनकी रोज लेंगे कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, या हमें यहाँ स्ट्रेट जो है वो मार दिया जाए. And their demands were unicameral legislature voting by head, और 30 स्टेट जो आपको National Assembly of France डिक्लेयर कर चुके हैं उसको नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के अलाउ किया जाए. King bowed down and accepted these demands. अच्छा झुक जाएंगे, सब करेंगे मांग डिमांड. According to David Thompson in his book European Institutions in Modern United, okay, I think if nothing else had happened, this was enough to be called a revolution. अब 17 जून को 30 स्टेट National Assembly डिक्लेयर करती है, बादशाह के मेंबर्स को लॉक करेगा, वहां पे ये डिमांड्स आएंगी and that is tennis court को 20 जून tennis court. So नेशनल असेंबली का कंसेप्ट फॉर फर्स्ट टाइम ये उन्होंने वोट किया. इससे पहले ये नाम इस नाम था फर्स्ट टाइम. पहले तो that E states general जो कि 3 हाउसेस पे कंसिस्ट कर रही है, फर्स्ट E स्टेट, सेकंड E स्टेट, थर्ड E स्टेट. अब वो जो थर्ड E स्टेट है वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर. इससे पहले ये इंस्टीट्यूशन नहीं था. तो they declared the National Assembly of France और फिर जो की डिमांड था unicameral legislation, voting rights change हुए, तो फिर बादशाह ने बुलाओ to write a constitution in 20 June 1789. जून में बादशाह 30 स्टेट जो भी आपको National Assembly डिक्लेयर कर चुकी है, उनकी जब डिमांड्स मान रहे हैं, इट मींस कि वो उस National Assembly of France को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. 30 स्टेट जब अपने आपको National Assembly डिक्लेयर कर चुकी है, उनकी डिमांड्स जो हैं बादशाह उसको मान रहे हैं, इट मींस रिकॉग्नाइजिंग 30 स्टेट एज द National Assembly of France. और उसको अलाउ कर रहे हैं to write a constitution for the French government. Means recognizing 30 state as a National Assembly of France. तो recognition तो किसी हद तक वो दे चुका था और अब अलाउ कर दिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखे. तो जैसे ही 20 जून है, मई में ई स्टेट जनरल 20 जून को 30 स्टेट का National Assembly डिक्लेयर कर दिया.
So in couple of after 20th June, after 20th June, in the next couple of weeks, there would be panic and workings in France. फ्रांस के अंदर अब पैनिक होगा और फिर फसादात जो है फ्रांस के अंदर शुरू हो जाएंगे। रूरल एरियाज में, देहाती इलाकों में भी, नहीं इलाकों में जो शायद कंट्री साइड हो या मेजर सिटीज हो, there would be panic and riot in France. जिसके particularly जो peasants थे, जो lower classes थी, they would revolt against aristocracy and nobility and clergy. वो उनके खिलाफ revolt करेंगे, because France के अंदर there was a fear, and the fear was कि aristocracy alongside clergy वो कंस्पायर कर रहे हैं और वो बादशाह को परसुएड कर रहे हैं कि वो नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस को डिसॉल्व करें। That was the period. These were the rumors जो पूरे फ्रांस में फैले कि अरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी जो उनके साथ है, अरिस्टोक्रेसी पर्टिकुलरली वो बेसिकली कंस्पायर कर रही है और वो बादशाह को परसुएड कर रहे हैं कि आप थर्ड स्टेट जो कि आपको नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर चुकी है और बादशाह उनको मान भी चुका था। बादशाह लुई 16 नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस को डिसॉल्व कर। तो ये जब र्यूमर फैली फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के बड़े शहरों में, देही इलाकों में जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे जिसमें भी पुअर पेजेंट्स हो, वो शहरों में, लिहाजों में अरिस्टोक्रेसी, क्लर्जी के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, उनको घरों को आग लगा देंगे, उनके को जो कर्ज अदा करना हो उन डॉक्यूमेंट्स को जला देंगे, ये सारा खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। एक फेयर क्रिएट हुआ फ्रांस के अंदर जिसको वो कहते हैं अ पीरियड ऑफ ग्रेट फेयर। जुलाई का जो मंथ था आफ्टर दिस लाइक 20 जून के बाद हार्डली आफ्टर 10 days, the month of July was labeled as the period of great fear in France. The period of great fear. जुलाई का जो महीना था वो ग्रेट फेयर का पीरियड था जिसमें फ्रांस के शहर के लोग में थे, देहाती इलाकों में, कंट्री साइड में वो वायलेंस होगा, chaos जो है वहाँ पे आ जाएगा। और जुलाई के अंदर ही फिर there will be a Bastille incident, जिसमें पेरिस के अंदर जो फ्रेंच कैपिटल है, पेरिस के अंदर एक फोर्ट था जो कि एक सिंबल था एब्सोल्यूटिस्ट बादशाह